हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस चल रहा है। इनहेरिटेंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और थर्ड में सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस हो चुका है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो चुका है। ये तीन इनहेरिटेंस हम पढ़ा चुके हैं और हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक्चुअली इसके आगे और दो इनहेरिटेंस है। जो फोर्थ इनहेरिटेंस आता है वो आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और जो फिफ्थ आता है वो आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस आता है। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। हमने तीन तो देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हम नेक्स्ट दो इनहेरिटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट दो इनहेरिटेंस क्या होता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पिक्चर हम फिर से बनाएंगे। क्लास ए और क्लास बी, क्लास ए और क्लास बी। हम जाते हैं ए इनहेरिट होता है बी में और बी इनहेरिट होता है सी में। बी और बी है, ये दोनों मिलकर किस में चले जाते हैं, बी में इनहेरिट हो जाते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये तीनों चीजें हम देख चुके हैं। अगर हम इसको ले लेते हैं क्लास बी, इसको ले लेते हैं क्लास बी, इसे ले लेते हैं क्लास ए, इसे ले लेते हैं क्लास बी, और इसे ले लेते हैं क्लास सी। ओके फाइन। ये ले लेते हैं क्लास ए, ये ले लेते हैं क्लास बी, और ये ले लेते हैं क्लास सी। करेक्ट। अब इसमें तो कोई डाउट है आप दोनों को? सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लियर है? ये हमने कल देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है हायरार्किकल। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं। फोर्थ वन, हायरार्किकल inheritance. Hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance, it is combination of, it is combination of two, we can't say two, when, और हम लिखते हैं इसमें, लेकिन उसके ठीक पहले सॉरी हम जाते हैं यहाँ से क्लास ए लेते हैं, क्लास बी लेते हैं और क्लास सी। तो हायरार्किकल क्या बोलता है? When one class inherits
into more than one class is called hierarchical inheritance. हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक से ज्यादा क्लास अगर इनहेरिट होगी वो कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास ए है और क्लास ए इनहेरिट हो रही है क्लास बी में और क्लास इसमें भी इनहेरिट हो रही है और इसमें भी इनहेरिट हो रही है। तो हम बोल सकते हैं ये क्लास ए है, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये क्लास सी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो ए किस में इनहेरिट हो रही है? बी में, और ए ही किस में इनहेरिट हो रही है? सी में। तो क्या कहलाएगा? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको? अगर मैं देखूं तो सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, और ये क्या कहला रहा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। समझ में आएगी क्या कहला रहा है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये बन जाएगा क्लास ए, ये बन जाएगा क्लास बी और ये बन जाएगा क्लास सी। तो इट इज कॉल्ड एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? व्हेन मोर देन एक इनहेरिट हो रही है बी में और एक इसमें इनहेरिट हो रही है सी में, तो ऐसे केस में बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज ए क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है, एज वेल एज सी क्लास का मेंबर क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के एज वेल एज अपने ए क्लास के मेंबर फंक्शन को भी क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। मतलब अगर मैं जाऊं और अगर मैं एक क्लास बनाऊं, क्लास बेटर है हम सीधे नोटपैड में बना, नोटपैड में किया। अब देखो मैं जाता हूँ ओपन पीपीटी, क्लास ए बनाता हूँ और उसके अंदर बोल देता हूँ कि प्राइवेट int ऑफ ए, पब्लिक में void ऑफ सेट ए लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ int ऑफ n1 और बोल देता हूँ a इज इक्वल टू n1। फिर मैं बोल देता हूँ void ऑफ शो ए, void ऑफ शो ए system dot out dot print, system dot out dot print करें, यहाँ लिखेंगे हाँ सॉरी सी आउट, सी आउट चले जाते हैं। ए इज इक्वल टू ए को क्या कर दो? प्रिंट कर दो। ये क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद स्लैश एन कहाँ चला जाएगा? ये क्लास ए बन गई। उसके बाद मैं जाता हूँ क्लास बी। अब बी के अंदर किसको इनहेरिट करता हूँ? ए को। तो पब्लिक ऑफ कर दिया, अब हमने कर दिया। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन कॉल कर सकता है, इस वजह अपने बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है।
प्राइवेट इंट ऑफ बी ले लेता हूँ, पब्लिक void of set b, void of set b, एंड आता हूँ int of n1, उसके बाद b is equals to n1, उसके बाद void of show, void of show तो b लिख लेता हूँ, c out b is equals to, b को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ऊपर प्रिंटिंग कैसे लिखी ऐसे लिखी, b is equals to स्पेस लिखो, b is equals to b को प्रिंट करो, उसके बाद स्लैश ये भी क्लोज, उसके बाद क्लास, ध्यान देना b हो गया, क्लास c, पब्लिक, पब्लिक ऑफ ए लिख, मुझे बताओ ए इनहेरिट हो रहा है सी में और ए इनहेरिट हो रहा है बी में, बी और सी का आपस में कोई रिलेशन है, बी और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बी की बेस क्लास कौन सी है ए, और सी की भी बेस क्लास कौन सी है ए, करेक्ट। प्राइवेट int of c, पब्लिक में void of set c, int of n1, और जाता हूँ c is equals to n1 लिखता हूँ, उसके बाद void of show c, जाते हैं c out, क्या करूँ स्लैश एन, सॉरी c is equals to क्या कर दो, प्रिंट कर दो c को और स्लैश, उसके बाद void of क्लास p of p1 और क्लास p of, देखो बेटा क्या होगा, p क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो खुद के मेंबर फंक्शन को तो कॉल कर ही सकता है, एज वेल एज बी ने किसको इनहेरिट किया है ए को, तो ए के भी मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है, ये बताने की जरूरत है, समझ गया ना आपको। तो बताइए जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी में कितने बाइट, क्या बोले, क्लास मेमोरी नहीं लेता, लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट कितने बाइट, बी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मैं क्रिएट करूंगा तो बताइए वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितने बाइट, कितने, 4 बाइट लेगा ना बेटा, सोचने की बात ही नहीं है, पहले बी में जाओ, देखो मेंबर वेरिएबल कितना, ए की ये कितनी बाइट ले रहा है 2, और ऊपर वाला ए है ना तो उसके लिए वैल्यूएट करेगा, कितना ले रहा है 2, ये भी 2, 2 2 कितने हो गए 4, तो 8 बंद करके बोल देना 4, क्यों, क्योंकि खुद के लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा, एज वेल एज अपने बेस क्लास के लिए भी क्या करेगा, मेमोरी का एलोकेशन करेगा। आ रहा है समझ में, ओके। तो बताओ बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज अपने बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो बताइए सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनेगा तो ये मेमोरी में कितने बाइट चलेगा आपके हिसाब से, 6, कैसे बताओ, क्योंकि सी के लिए लेगा 2 बाइट है ना, और क्योंकि बी के लिए लेगा 2 बाइट है ना, और क्योंकि ए के लिए लेगा 2 बाइट है ना, ओके। और आपने कितना बोला 4, आप क्यों 4 बोल रहे हैं, बी में 4 लगा तो इनके हिसाब से सी में 6 लगेगा, और आपके हिसाब से 6 सी में 6 नहीं 4 ही लगेगा, क्यों, बोलो बोलो सर, सी बाद में आया इसका ये मतलब थोड़ी इसके लिए भी मेमोरी का एलोकेशन करेगा, क्या सी और बी का आपस में कोई रिलेशन है क्या, है या नहीं है, नहीं है ना, आप खुद देखिए बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को, तो इनहेरिट के हिसाब से ए के लिए मेमोरी का एलोकेशन करेगा एज वेल एज खुद के लिए, तो यहाँ ए 2 बाइट, यहाँ बी 2 बाइट, कितने हो गए 4। अब मुझे बता सी ने क्या बी को इनहेरिट किया है, किसको किया है,
तो सी और बी का आपस में कोई रिलेशन है नहीं है, तो फिर क्यों बाइट लेगा वो बी के लिए? बी के लिए बाइट लेगा क्या? नहीं लेगा। सिर्फ किसके लिए लेगा? ए के लिए लेगा। ए कितने बाइट ले रहा है? ये 2 बाइट ले रहा है, तो इसके लिए 2 बाइट, और इसके लिए भी कितने बाइट लेगा? 2 बाइट। समझ में आया? इस तरह से टोटल बाइट कितनी लेगी? 4 बाइट। बेटा समझ में आया? 6 क्यों नहीं लेगा, ये समझ में आया? ओके। बी क्लास का ऑब्जेक्ट भी 4 बाइट लेगा, एज वेल एज सी क्लास का ऑब्जेक्ट भी कितने बाइट लेगा? 4 बाइट। अगर हमें देखना है तो मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, इन आर लिख लेता हूँ और देखो कौन कितने बाइट ले रहा है ये भी पता चल जाएगा। सी इज इक्वल टू साइज ऑफ करके एक सी में आता है, और यहाँ पे लिख देता हूँ B1 ऑब्जेक्ट लिख। अब देखो मैं जाता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ सी आउट लिख। सी आउट क्या कर दो, सी नाम का आर नाम का वेरिएबल लिया है, आर आर में आ जाएगा, और आर को क्या कर दो? प्रिंट कर दो। फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं रन करता हूँ। कितने बाइट दिखा रहा है? 4 बाइट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? कितने बाइट दिखा रहा है? 4 बाइट दिखा रहा है। दिख रहा है? अब देखो अगर मैं यहाँ पे B1 की जगह अगर C1 भी रख दूंगा तो C का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन फिर भी ये भी कितने बाइट लेगा? ये भी उतने ही बाइट लेगा सर। समझ में आया आपको? हाँ, अगर मैं पब्लिक ए लिख देता और यहाँ पे लिख देता पब्लिक ऑफ बी, तो अब बी भी इनहेरिट हो गया और ए भी इनहेरिट हो गया, तो अब ए के लिए भी लेगा, बी के लिए भी लेगा और खुद के लिए भी होगा। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट अब देखो जब रन करूंगा 8 बाइट लेगा। इसलिए ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है ए। हाँ, क्या हुआ है ना, देखो बी इनहेरिट हुआ है ना, बी ऑलरेडी कितने बाइट ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए कितने बाइट ले रहा है? 2 बाइट। कितने हो गया? 6, और ये मिला के कितना हो गया? 2। इस तरह से हो गया 6। लेकिन इतने कंफ्यूजन में मत जाओ, बेसिक चीजों को समझो, क्योंकि प्रेशर लेवल पर उतने डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ क्यों 4 बाइट ले रहा है, ये समझ में आया? बी और सी का आपस में कोई रिलेशन है? तो ऐसे केस में आप देखो, मैंने हायरार्की में भी यही बताया था आपको कि अगर आप देखोगे ए इनहेरिट हो रहा है बी में और ए किस में इनहेरिट हो रहा है? सी में हो रहा है। तो मुझे बताओ इस प्रोग्राम में भी ऐसे ही हो रहा है ना? ए किस में इनहेरिट हो रहा है? ए इनहेरिट हो रहा है बी में, और ए इनहेरिट हो रहा है सी में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनडायरेक्टली ये कहलाता है, मल्टी सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, एज वेल एज अपने बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। तो मैं जाता हूँ b1 डॉट सेट ए, मैं लिख देता हूँ 100। कितना लिख देता हूँ? 100। उसी तरह से b1 डॉट शो ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी शो ए लिख देता हूँ। तो मुझे बताओ खुद बी के अंदर क्या सेट के नाम का मेंबर फंक्शन है क्या? नहीं। तो वो कहाँ से कॉल करेगा? जब मैं सेट ए लिखूंगा तो क्या सेट ए खुद बी के अंदर में है क्या? नहीं है। तो कहाँ से कॉल करेगा? अपनी बेस क्लास में है ना सेट ए, मिल जाएगा, कॉल करेगा, फिर नीचे आएगा। फिर उसी तरह से मैं जाता हूँ और बोलता हूँ C1 डॉट सेट बी, C1 डॉट सेट बी, और यहाँ लिख दूंगा 200। कितना लिख दूंगा? 200। उसके बाद मैं बोलूंगा B1 डॉट शो बी। क्या बोलूंगा? B1 डॉट शो बी। अब देखो कैसे रहे, मेन से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा? सेट ए। क्या खुद के क्लास के अंदर है क्या सेट ए? नहीं है। तो कहाँ से कॉल करेगा? ए से। देखो आया ए से कॉल करने, ए की वैल्यू सेट किया 100, फिर नीचे जाएगा B1 डॉट शो ए, खुद के घर में नहीं है, कहाँ से कॉल कर रहा है? ए से कॉल कर रहा है, कॉल हो रही है, फिर जा रहा है B1 डॉट सेट बी, खुद के घर में है तो देखो खुद के घर में आया, बी के घर में आया, क्या किया उसने? कॉल किया। कॉल करने का B1 डॉट शो बी, देखो खुद के घर में है बी के, क्या करेगा? कॉल करेगा गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ए इज इक्वल टू 100 और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जैसे मैंने B1 के लिए किया, अब मैं C1 के लिए करता हूँ। देखो C1 डॉट सेट ए मैं लिख देता हूँ, सपोज की बात है 10। कितना लिख देता हूँ? 10।
या फिर बेटर है ऑड नंबर लिख देता हूँ 11। मुझे बताओ सेट ए क्या C1 के खुद के घर में है क्या, है या नहीं है यार, कहाँ है ए क्लास में सेट ए है क्या, नहीं है ना। सेट ए जो है ये C1 के इसमें नहीं है ना, ये देखो ना है क्या, नहीं है। तो किसने किसको इनहेरिट किया है, ए को। तो ए में मिलेगी ना सेट ए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं है तो कहाँ से कॉल करेगा अपना बेस क्लास से। उसी तरह से C1 डॉट शो ए क्या खुद के घर में है क्या, नहीं है तो कहाँ से कॉल करेगा अपनी बेस क्लास से, बराबर है। वैसे C1 डॉट सेट सी मैं यहाँ लिख देता हूँ 22, कितना लिख दिया 22। उसी तरह से C1 डॉट शो सी लिख दिया, शो सी लिख देता हूँ। अब देखो क्या होगा, तो अब देखो मैं रन करता हूँ, F7 से स्टार्ट होगा। C1 डॉट खुद के घर में नहीं है, कहाँ से कॉल करेगा सुपर क्लास, शो ए कॉल करेगा, सेट बी खुद के घर में मिल जाएगी, शो भी खुद के घर में मिल जाएगी। फिर C1 डॉट सेट ए खुद के घर में है, कहाँ से कॉल करेगा ए से, देखो कॉल कर पाया। उसके बाद शो ए कॉल किया, सेट कॉल किया, देखो कहाँ से कॉल कर रहा है खुद के क्लास से सी से। तो पहले याद रखना हमेशा खुद के घर में ढूंढता है, उसके बाद उसके सुपर क्लास के घर में जाता है। गेट सी एच एंड ऑफ द प्रोग्राम। देखो ए बी 100 200, उसके बाद ए और सी, तो ए की 11 और बी का 22। हो गया क्लियर, समझ में आया, एनी डाउट, क्लियर है। ये कहलाया हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा वो खुद के मेंबर फंक्शन कॉल कर सकता है एज वेल एज अपने बेस क्लास के कर सकता है। सी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन कॉल कर सकता है एज वेल एज अपने बेस क्लास के मेंबर फंक्शन में कॉल कर सकता है। क्या बी क्लास का ऑब्जेक्ट सी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता, मैडम आप बताओ, कर सकता है नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्या रीजन है। हाँ, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं ए के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सी के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, इनहेरिट नहीं किया मतलब आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया कि नहीं, अगर आप करने की भी कोशिश करोगे सो इट विल जनरेट द एरर। कंसेप्ट समझ में आया आपको, ये कहलाता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर है, एनी डाउट, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, तो देखो हमने ये यहाँ तक पढ़ा, ये पढ़ा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जाते हैं, तो पहले इसको अलग कर दूं। हमारा जो नेक्स्ट वन आता है वो आता है फिफ्थ वन, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या तैयार होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। जैसे ये मैं जाता हूँ, इसको मैं एज इट इज उठाता हूँ और इसको, और मैं जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ बना लेता हूँ ए बी सी डी, और यहाँ लिख लेता हूँ डी, बना लिया डी। अब तो कहने का मतलब ये है, आप देखो ए बी सी और क्या आ गया डी, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो
मल्टीपल, मल्टीपल कैसे हुआ? अगर आप ऊपर की चीजें छोड़ दो, ए को छोड़ दो, तो देखो ये मल्टीपल दिख रहा है, बी सी और डी की तरफ देखो तो मल्टीपल है। और अगर थोड़ी देर के लिए आप डी को मत देखो, सिर्फ ए बी सी को देखो, तो आपको क्या दिखेगा? हायरार्किकल। क्या दिखेगा? हायरार्किकल। करेक्ट है। चलिए अब हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस बेस पर हमें प्रोग्राम भी लेने पड़ेंगे। तो हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते हैं, हम सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं। उस केस में हम जाते हैं, हम सिंपली क्लास ए बनाएंगे, क्लास ए, और पब्लिक में void ऑफ शो, पब्लिक में void ऑफ शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाएंगे। सी आउट आई एम इन ए, क्या आ जाएगा? आई एम इन ए आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद क्लास बी, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पब्लिक, और ए क्लास का नाम। तो ए किस में इनहेरिट हो रहा है? बी में हो रहा है। ओके, कौन सा इनहेरिटेंस है ये? हाँ, अभी तक कोई है तो मल्टी लेवल। करेक्ट है। क्या है? मल्टी लेवल। मैं जाता हूँ सी आउट स्लैश एन आई एम इन बी, आई एम इन बी दे देता हूँ, और उसके बाद क्लास सी बनाता हूँ। अब देखो, मैं जाता हूँ, मुझे बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? हायरार्किकल एंड मल्टीपल। ए इनहेरिट किस में हो गया? बी में। और मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ, ए इनहेरिट किस में कर लेता हूँ? सी में। मुझे बताओ, दिख रहा है हायरार्किकल है? मैं जाता हूँ पब्लिक void ऑफ शो सी, सी आउट स्लैश एन आई एम इन सी। और यहाँ जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। इतना तो समझ गया हायरार्की का। अब मैं जाता हूँ क्लास बी, ध्यान देना, क्लास बी मैं लिखता हूँ पब्लिक ऑफ बी कॉमा पब्लिक ऑफ बी। हो गए ए और पब्लिक ऑफ बी और पब्लिक ऑफ सी। तो मुझे बताओ, ए इनहेरिट हुआ बी में, ए इनहेरिट हुआ सी में। ए इनहेरिट हुआ, आप देख सकते हो, ए किस में इनहेरिट हुआ? बी में। और ए ही किस में इनहेरिट हुआ? सी में। हायरार्किकल। अब जो डी आया उसमें क्या हो गया? ये दोनों बी और सी एक साथ किस में इनहेरिट हो गए? डी में। तो हो गया मल्टीपल। ये हो गया हायरार्किकल और ये हो गया मल्टीपल। एक से ज्यादा अगर आ गए तो मल्टीपल। अब हम जाएंगे तो पब्लिक में void ऑफ शो डी लिख लेते हैं। सी आउट आई एम इन सी, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज। अब जाता हूँ void ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूँ। मुझे बताइए, अगर हम गौर से देखें तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है एज वेल एज ए क्लास को। उसी तरह से सी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के मेंबर फंक्शन एज वेल एज ए क्लास। अब मुझे बताइए, डी ने किसको इनहेरिट किया है? बी को। तो खुद के तो कॉल करेगा, बी के भी कॉल करेगा, और बी ने किसको इनहेरिट किया है? ए को। तो किसके कॉल करेगा? ए के भी कॉल करेगा। आ रहा है समझ में? किसके कॉल करेगा? ए के। उसी तरह से डी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के तो कॉल कर पाएगा एज वेल एज सी के। किसके कॉल कर पाएगा? सी के। लेकिन सी के कॉल कर पाएगा, लेकिन सी ने किसको इनहेरिट किया है? ए को। किसको किया है? ए को। तो मुझे बताओ, ए के भी हम मेंबर फंक्शन क्या कर पाएंगे? कॉल। कंसेप्ट समझ में आया आपको किस तरह से? तो उसके मेंबर फंक्शन वो क्या कर पाएगा? कॉल। इस तरह से ये चीजें होगी। एनी डाउट? समझ में आया आपको? यहाँ पे क्या आएगा? आई मीन सी, और यहाँ पे आएगा आई मीन डी आएगा। करेक्ट है। तो मुझे तो डी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद के, बी के, सी के एज वेल एज ए के भी, क्योंकि बी ने भी ए को इनहेरिट किया है, सी ने भी ए को क्या किया है? इनहेरिट किया है। बराबर है। मैं जाता हूँ
मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ क्लास डी ऑफ D1 और यहाँ लिख देता हूँ, हो गया। अब मैं अगर मैं लिख दूंगा D1 डॉट शो डी, खुद के भी कॉल कर सकता है ना, कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है। गेट सी एच एंड ऑफ द। अब देखो सर मैं रन करूंगा, स्टार्ट करेगा, खुद के घर में शो डी मिल जाएगी, आई एम इन डी बोलेगा, गेट सी एच और एंड ऑफ द। यहाँ तक कोई डाउट है? अब ध्यान देना, थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ। मुझे बताओ क्लास ए में टोटल मेंबर फंक्शन कितने हैं? एक ही है, शो नाम का। किस नाम से? शो नाम से। अब मुझे बताओ एक इसमें इनहेरिट हो रहा है बी में, सॉरी बी में भी हो रहा है और सी में भी हो रहा है। बी में टोटल मेंबर फंक्शन फिर कितने हो जाएंगे? खुद एक शो जो कहां से आया है? ए से आया है। कहां से आया है? ए से आया है। और एक और है शो बी, ये कहाँ का है? उसका खुद का है। ये कहाँ का है? उसका खुद का है। तो बताओ बी के पास टोटल मेंबर फंक्शन कितने हुए? दो, शो बी और शो। मुझे बताओ सी में टोटल मेंबर फंक्शन कितने होंगे? कौन कौन से? करेक्ट, ए का मतलब शो और खुद का मतलब शो सी। करेक्ट है, समझ में आया? अब मुझे बताओ डी के पास टोटल मेंबर फंक्शन कितने हो जाए? चार। कौन कौन से? एक शो, एक शो बी, एक शो सी और एक खुद शो डी। बराबर है। लेकिन सर प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हो गया? बी ने बोला मेरा वाला शो लो और सी ने भी बोला मेरा वाला शो लो, क्योंकि ये भी शो ला रहा है और ये भी। प्रॉब्लम शो बी और शो सी का है क्या, या शो डी का है क्या? नहीं, प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम शो का है। प्रॉब्लम किसका है? ये इसका है। बराबर है, ये प्रॉब्लम इसका दिख, समझ में आ रहा है आपको? शो का दिख रहा है। तो जब मैं जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्लास डी ऑफ D1 ऐसा लिखता हूँ, और जैसे ही मैं बोलता हूँ D1 डॉट शो, जैसे ही मैं बोलता हूँ D1 डॉट शो, D1 डॉट शो अगर मैं बोलता हूँ तो क्या होगा? तो मुझे बताओ डी क्लास का ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगा शो को, तो शो बी से भी आया और शो सी कहाँ से आया? शो कहाँ से आया? सी से भी आया। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ऐसे ये वाली लाइन एम्बिग्विटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है मैं कंफ्यूज हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ, जो मैं शो नाम का मेंबर फंक्शन है वो कहाँ से लूँ? बी से लूँ या सी से लूँ? क्योंकि दोनों के पास आ रहा है। तो ऐसे केस में जब हम जाते हैं, हमारी इस प्रोग्राम की सिचुएशन भी बिल्कुल वैसी ही है सर। देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये जो इनहेरिटेंस है ये कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब मैं जाता हूँ इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ए किस मिनट हो गया? बी में। ए किस मिनट हो गया? सी में। बी के पास टोटल दो मेंबर फंक्शन है, शो और शो बी। सी के पास कितने हैं? शो और शो सी। अब डी जब बी और सी को ला रहा है तो इसका खुद का शो बी है, इसका खुद का शो सी है, और दोनों के पास शो है जो किसके पास आ रहा है? डी के पास। तो डी के पास शो की कितनी कॉपी आ रही है? दो। खुद एक बी से आ रही है, खुद एक सी से आ रही है। तो ऐसे केस में जैसे ही मैं जाऊंगा और सिंपली अगर शो लिख दूंगा, तो बी बोलेगा मेरे पास का शो लो, और सी बोलेगा मेरे पास का शो लो। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ, रन करते बराबर इट विल डिस्प्ले द एरर। मैं कंफ्यूज हूं, मैं कहां से लूं? मैं एम्बिग्यूटी, मैं नहीं समझ पा रहा कि शो मैं कहां से लूं। मैं ए से लूं या मैं बी से लूं, क्योंकि दोनों के पास है शो। दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। एरर समझ में आया क्यों आया? तो ऐसे केस में हम जाएंगे, ऐसे केस में हम जाएंगे और यहाँ जाके जो क्लास ए है, ये क्लास ए है, इस क्लास ए के सामने जो मेंबर फंक्शन है, इसके सामने हम जाके लिख देंगे वर्चुअल। क्या लिख देंगे? वर्चुअल। तो वर्चुअल लिखने से क्या होगा? ना तो ये जब ये कॉल करेगा, जब ये कॉल करेगा ना D1 डॉट शो, तो ना ये बी से लेगा ना ये सी से लेगा, ना ये बी से लेगा ना ये सी से लेगा, ये डायरेक्टली लेगा ए से। कहां से लेगा? ए से। देखिए मैं जाता हूं, ओके। तो हमें वर्चुअल यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा सर, सॉरी मैंने गलत जगह पे दिया। हमें क्या करना पड़ेगा?
जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक ऑफ ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वर्चुअल। क्या लिख देंगे? वर्चुअल, VIR वर्चुअल। यहाँ पे भी मैं जाऊंगा और यहाँ जाके मैं लिख दूंगा वर्चुअल। क्या लिख देंगे? वर्चुअल। तो अब ये वर्चुअल लिखने से क्या होगा, ये जो क्लास बन गई, ये क्लास बन गई वर्चुअल बेस क्लास। कौन सी क्लास बन गई? वर्चुअल बेस क्लास। अब ऐसे केस में लिखने से क्या होगा, ये ए और ये ए जब इनहेरिट किया, तो ये जो शो है ना वो बी से लेगा ना वो सी से लेगा, ना वो बी से लेगा ना वो कहाँ से लेगा, सी से लेगा, वो डायरेक्टली उठाएगा ए से। मैं रन करता हूँ, देखो पहली बात तो रन हो गया। कहाँ से उठाया? ए से। आई मीन ए बोला, गेट CH और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप देखोगे तो आपको आउटपुट भी मिल जाएगा। तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट C++ में कहलाता है वर्चुअल बेस क्लास। क्या कहलाता है? वर्चुअल बेस क्लास। समझ में आया कि नहीं? वर्चुअल बेस क्लास। क्यों? क्योंकि हमने उसके सामने बेस क्लास के सामने क्या लिख दिया? वर्चुअल। लेकिन आप समझो बुकिश में तो क्या है, व्हेनेवर एनी बेस क्लास डिक्लेयर विद द कीवर्ड वर्चुअल सो दैट पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड वर्चुअल। लेकिन उसकी जरूरत क्या है समझ में आया, क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस कर रहे थे हाइब्रिड इनहेरिटेंस में, ये प्रॉब्लम आया कि जब मल्टीपल हायरार्किकल होता है, एक ही एक कॉपी बी भी लेता है, एक ही एक कॉपी सी भी लेता है, और जब बी और सी को डी इनहेरिट करता है, वैसे केस में क्या हो जाती है? एम्बिग्यूटी हो जाती है, कंफ्यूजन होता है। ऐसी चीजों को दूर करने के लिए बेस क्लास के सामने क्या लिख देते हैं? वर्चुअल लिख देते हैं। बेस क्लास के सामने लिख देते हैं वर्चुअल, जिससे जब डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, तो जब वो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करता है, तो ना वो बी से उठाता है ना वो सी से उठाता है, वो डायरेक्टली कहाँ से उठाता है? ए से। अभी देखेंगे सब। ये कहलाता है वर्चुअल बेस क्लास। तो मैंने कितनी चीजें बताई आपको? मैंने आपको बताया मल्टीपल इनहेरिटेंस तो हो गया था, हायरार्किकल और हाइब्रिड। क्या बताया मैंने? हायरार्किकल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में हमने बात की। तीसरी चीज हमने बात की वर्चुअल बेस क्लास। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर हुआ? तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हमने क्यों वर्चुअल लिखे, ये समझ में आया आपको? वर्चुअल से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो वो कहलाई वर्चुअल बेस क्लास।